आज तो हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। हाँ, चैप्टर इज खत्म। हाँ, ध्यान देना बेटा, चैप्टर 10 हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 आपका बेटा दिया गया है वेव ऑप्टिक्स। मीन्स तरंग प्रकाशिकी। तो आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। इसको आपको पढ़ना है। कितने बच्चे फर्स्ट ईयर में तरंग पढ़े हैं? तरंग क्या होता है बेटा? अच्छा, पढ़े थे ना? आप ही पढ़े थे? कुछ बता दो तरंग के बारे में। ये तो गलत बता दिए यार आप। चलो, कुल मिला के थोड़ा बहुत याद है और पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, ना पढ़ने वालों की संख्या बहुत। तो अरे तुम पढ़ी ली हो तो कौन सा तुमको याद है? चलो, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग करेंगे क्या बेटा, एक दिन आज और एक दिन कल, 2 दिन में जितने भी फर्स्ट ईयर का तरंग है, जितना भी निचोड़ है, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, जितना आपको काम रहेगा। बात समझ में आ रही है? और इसी बहाने हम लोग को तरंग प्रकाश की बढ़िया से समझ में आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते हम लोग, तब आप रटोगे। जितना भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा 12th का, आप रटोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ईयर का जो आपका वेव था, उसको हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका। इंट्रोडक्शन ऑफ वेव, ये आप हेडिंग बनाओगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वेव हेडिंग बनाओ। तो तरंग के परिचय में सबसे पहले तो हम लोग तरंग को ही समझते हैं कि ये क्या है, इसको कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान से समझना, इसकी परिभाषा भी समझना ध्यान से। चलो, तरंग जो होता है बेटा, किसी माध्यम या फिर निर्वात, ये भी हो सकता है। अभी हम लोग कुछ तरंग ऐसा भी देखेंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर? तो किसी माध्यम या निर्वात में उत्पन्न वह विक्षोभ हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा डिस्टरबेंस। क्लियर? आप समझिएगा, किसी माध्यम या निर्वात में उत्पन्न वह विक्षोभ जिसके कारण ऊर्जा व संवेग का संचरण बिना द्रव्य, एक एक चीज अभी समझाऊंगा बेटा आप, बिना द्रव्य के अभिगमन, अभिगमन का मतलब बेटा ट्रांसपोर्ट,
के होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा बेटा। चलो ध्यान से समझना। अब आप इस डेफिनेशन को समझिए बढ़िया से। मैंने लिखा है किसी माध्यम या निर्वात में उत्पन्न हुआ विक्षोभ। कुल मिला के हमको किस पर फोकस करना है? डिस्टर्बेंस पे, विक्षोभ, जिसके कारण ऊर्जा व संवेग, इन दो चीजों पर ध्यान रखिएगा, ऊर्जा और संवेग का संचरण तो होता है लेकिन बिना द्रव्य के अभिगमन के होता है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। अभिगमन का मतलब जानते ही हो, ट्रांसपोर्ट, यानी द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, माध्यम का कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, लेकिन उस विक्षोभ के कारण ऊर्जा और संवेग आगे ट्रांसफर होता है, उसका संचरण होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत बढ़िया से समझेंगे। राजवीर ध्यान देना, अभी आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। लिखना बंद करो बेटा, जब मैं समझाऊं तब मत लिखो। मान लीजिए यहाँ पे शांत जल है, तालाब है या कुछ भी है, पानी भरा हुआ है, उसमें आप क्या करते हो? कुछ फेंक देते हो। मान लो पत्थर फेंक दिए, कुछ भी फेंक दिए, इस स्थान पर आप फेंके, तो यहाँ पर आप फेंकोगे तो आप देखोगे चारों तरफ उसके ऐसे ऐसे कुछ आपको नजर आएगा, ऐसे। बात समझ आ रही? अब ध्यान देना, इसमें हुआ क्या, जब आप पत्थर यहाँ पर फेंके, ठीक है, तो वहां पर एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, डिस्टरबेंस हुआ ना, और वो डिस्टरबेंस जो है, उस डिस्टरबेंस के कारण ऊर्जा और संवेग का संचरण होने लगा। आप देख रहे हो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि पानी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पानी तो मीडियम है ना, माध्यम हुआ जिसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ। ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है बिना द्रव्य के अभिगमन के होता है। द्रव्य का मतलब जो पार्टिकल है, वह पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है। बात समझ में आ रही है? जो पानी के कण हैं उसी का मतलब है यहाँ द्रव्य से। माध्यम, जो भी माध्यम होता है, यहाँ पानी है, पानी को माध्यम में ले, वायु होगा, वायु का कण हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो उस कण को यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? द्रव्य बोल रहे हैं। तो उस कण का जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यानी उसका अभिगमन नहीं होगा। कैसे चेक करें इस बात को? जहाँ पे आप पत्थर फेंके हो बेटा, उससे कुछ दूरी पर आप पेड़ का एक पत्ता ले लो या कुछ भी ले लो और वहाँ पर रख दो। यहाँ पर मान लो ऐसे आप रख दिए, ये पत्ता लग ही नहीं रहा है। चलो भैया हो गया, इसको यहाँ पर रख दिया। अब आप देखोगे कि पत्ता जो है अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होगा, ऐसे। बात समझ में आ रही है? पानी अगर आगे बढ़ता तो पत्ता भी बढ़ना चाहिए था ना। अच्छा, तुरंत पास में नहीं मैंने कहा है, मैंने कहा जहाँ पर आप पत्थर फेंके हो उससे कुछ दूर पर रखना, ठीक है ना? क्योंकि अभी यहाँ एक चीज़ बताऊँगा, पानी थोड़ी दूर तक हटता है फिर वापस आता है, लेकिन उसके बाद देखना केवल ये चलेंगे विक्षोभ, और विक्षोभ किसके रूप में आगे बढ़ रहा है? ऊर्जा और संवेग के रूप में। तो केवल यही डिस्टर्बेंस ही आगे बढ़ रहा है, किसके रूप में? एनर्जी के रूप में। ऊर्जा तो आगे जा रही है, लेकिन माध्यम के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति करते हैं, और इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं बेटा? कंपन या फिर दोलन। बात समझना, यह आवर्ती गति है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, मान लो ये बिंदु है जहाँ पर पहले कण था, इसको बोलते हैं बेटा मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना, आपको तरंग एकदम क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर मान लो पहले पानी का कण था, लेकिन जब विक्षोभ उत्पन्न हुआ तो पानी का कण ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कंपन करेगा। अच्छा, इसको कंपन क्यों बोलते हैं? याद रखना, दोलन और कंपन एक ही चीज़ है, बस जब टाइम पीरियड ज़्यादा होता है तो दोलन बोलते हैं, और जब टाइम पीरियड कम होता है तो कंपन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चा जो है झूला पर आप बैठा दिए और झूला झूला रहे, उसको ऐसे ऐसे आ जा रहा है, तो टाइम पीरियड ज़्यादा है ना, यानी कह सकते हो बड़े वस्तु के लिए हम लोग दोलन बोल देते हैं, और छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके लिए हम लोग कंपन बोल देते हैं। बात समझ में आई? तो बच्चा जब वहाँ पर जाएगा आएगा तो टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगा समय। एक दोलन क्या होता है? मान लो यहाँ बच्चा झूला पर था, यहाँ पर आप इसको पकड़ के यहाँ पर ले गए। बात समझ में आ रही है? तो पथ देखना, यहाँ से आप ऐसे गए यहाँ तक,
फिर यहाँ से वापस आएगा ना, हालांकि उसी पथ पर आएगा, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर फिर ऐसे आएगा, बात समझ आ रही? चलो भैया, ये माध्य स्थिति है इसकी। फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर ऐसे आएगा, तो फिर उसका पथ देखना, जब यहाँ पर पहुँचेगा तब हम बोलेंगे एक दोलन हो गया। क्या बोलेंगे बेटा? तो एक दोलन में जितना टाइम लगा उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त काल या दोलन काल बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय, उसका दोलन काल हुआ। यही चीज जब कम टाइम पीरियड के लिए होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन। तो यहाँ पर कण के लिए समझना, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसकी मीन पोजीशन ये थी बेटा, माध्य स्थिति ये था ना, ये इसका माध्य स्थिति था। यहाँ पर वो आराम से संतुलन में था, साम्य स्थिति भी बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ से देखना, इसमें कंपन कैसे होगा? कण क्या होगा? ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना भी अधिकतम जाना था गया, अब उसके बाद वापस आएगा ना, तो उसके बाद समझना फिर वापस आ रहा है उसी पथ पर, हालांकि वापस आएगा। मैं बगल में बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे, बस इतनी सी बात है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा यहाँ पर, और फिर ये वापस आएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पर गया, फिर ये वापस आया यहाँ तक, माध्य स्थिति में पहुँच गया, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक कंपन। क्या बोलते हैं? और उसी पथ को बार बार रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है? उसी पथ को क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए जब यहाँ पत्ता रखोगे तो पत्ता आप देखोगे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है? तो इससे पता चलता है कि पानी के जो कण है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, बिना द्रव्य के अभिगमन के। लेकिन ऊर्जा और मोमेंटम, ऊर्जा और संवेग, बात समझ में आ रही है? ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, बात की बात है। परिभाषा एक बार फिर से समझना, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा परिभाषा को। किसी माध्यम या निर्वात में उत्पन्न हुआ विक्षोभ, हम किसकी बात कर रहे हैं? विक्षोभ की। विक्षोभ को ही तरंग बोल देंगे। अभी अभिगमन के होता है, तरंग कहलाता है, ऐसे लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा? तरंग कहलाता है। अगर आप ध्यान से परिभाषा पढ़ोगे तो आपने तरंग किसको कह दिया? विक्षोभ, डिस्टरबेंस को ही तो कहा है। इसी को बोलते हैं बेटा तरंग। यानी तरंग क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो माध्यम के कणों को डिस्टर्ब नहीं कर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाती है। बात समझ में आ रही है? खुद ट्रांसफर होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब किसी भी माध्यम में दो गुण होने आवश्यक है तरंग को संचरित होने के लिए। उन दोनों गुणों को समझते हैं, फिर हम इस चीज को और बढ़िया से समझ पाएंगे। अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं? कोई चीज पूछना चाह रहे हो? परिभाषा आपको एकदम क्लियर समझ में आया? बोलो, एकदम क्लियर है ना? बोलना क्या है? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ। अच्छा, कौन सा विक्षोभ? जिसके कारण ऊर्जा और संवेग का संचरण बिना द्रव्य के अभिगमन के होता है। द्रव्य यानी कि माध्यम का कण आगे पीछे कहीं नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? वो नहीं जाएगा, वो अपने ही स्थान पर क्या करेगा बेटा? कंपन। क्या करेगा? कंपन करेगा। इसको बोलते हैं कंपन। अपने ही स्थान पर कंपन करेगा। और जरूरी नहीं हमेशा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इधर उधर भी कर सकता है। वो मैं अभी आगे बताऊंगा किस प्रकार का विक्षोभ हुआ है उसके अनुसार। तो परिभाषा एकदम क्लियर हो गया। उसी विक्षोभ को हम लोग क्या बोल देंगे? तरंग। तरंग में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो, नहीं है? चलो, अब आप ध्यान से समझना। ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्या? तरंग संचरण के लिए माध्यम में निम्न दो गुण होने चाहिए। बतियाओ मत बेटा, अगर बतियाओगे तो कम समझ में आएगा। मैं भी सीमित चीज ही पढ़ाऊंगा।
तो इसलिए अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ना चाहते हो तो इसको ठीक ठाक से समझिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं बार बार बोलता हूँ। तरंग संचरण के लिए माध्यम में निम्न 2 गुण होने चाहिए। अगर किसी माध्यम में आप चाहते हो कि तरंग चले, जैसे वायु में तरंग चलता है, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? कोई तार वगैरह कुछ कान में लगा हुआ नहीं, मीडिया भी है ना बीच में, क्या है? वायु। वायु के कण हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं बोलता हूँ तो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, और ध्वनि तरंगे क्या करती हैं? वायु को अपना माध्यम बनाती हैं, और फिर उसी तरीके से आपके कान तक ट्रांसफर हो जाती है, आप सुन पा रहे हो। क्लियर? तो जैसे वायु माध्यम हुआ, पानी माध्यम हो, या कोई भी माध्यम हो, उसमें तरंग संचरण के लिए जरूरी क्या है? 2 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? तो ध्यान देना। पहला, इलास्टिसिटी, जिसको आप लोग बोलते हो प्रत्यास्थता। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। और दूसरा, इनर्शिया, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। जड़, बात समझ आ रही? अब इसको समझने से पहले कि कैसे माध्यम संचरित करता है इन दोनों गुणों से, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्या सभी स्टूडेंट को प्रत्यास्थता और इनर्शिया आता है, यानी जड़त्व आता है? कॉन्सेप्ट बताओ, याद हो जड़त्व का? जो भी टूटी फूटी लैंग्वेज में याद है किसी बच्चे को? क्लियर है? हाँ बोल दो। हाँ हाँ बोल दो। स्थिति परिवर्तन का विरोध, बात समझ में आ रही है? चलो वो तो बात समझ में आ गई। प्रत्यास्थता क्या होता है? चलो, यानी आप जानते हो, बस कहने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं समझा देता हूँ। इसको दोनों पता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? ये भी पदार्थ का गुण है और ये भी। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है, कौन सा गुण बेटा? ध्यान से सुनना, जिसके कारण वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर वो वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करती है। समझाता हूँ आसान भाषा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हुक लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर आपने रबर बांध के रखा है ऐसे, ठीक है? इसकी लंबाई अभी के लिए सपोज करना यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रही? अच्छा, मैंने यहाँ एक शब्द लिया है विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसका मतलब पता है? आप उसके नाम से ही समझ सकते हो, जो रूप बदल देता हो। बात समझ में आ रही है? आकार या आकृति जो बदल दे वही क्या है? विरूपक बल। इतना जानो केवल। बात समझ में आ रही है? अब मान लो बेटा, आप इस पर क्या कर रहे हो? बल लगा रहे हो। इस पर क्या कर रहे हो? एक बल इस डायरेक्शन में ऐसे लगा, बल लगा के इसको खींच रहे हो। तो खींचोगे तो रबर है तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ना, यानी इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? यहाँ तक ऐसे ऐसे सपोज करना बढ़ गया। कैसे बढ़ा? आपने एक बल लगा के रखा है, ये F। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा विरूपक बल। बोल, ये बात समझ में आ रही? क्लियर है बात? अच्छा, इस वस्तु पर जब बल लगाए तो इसकी लंबाई बढ़ के इतनी हो गई, मान लो डेल्टा एक्स बढ़ गई। ये सब लिखना नहीं, केवल समझना। लंबाई में परिवर्तन हुआ, उसका आकार बदला नहीं बदला। पहले एक्स लंबा था, एक्स मीटर सेंटीमीटर जो भी मात्रक है, अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गए। अच्छा, अगर अब हम बल हटा लें, यहाँ पे क्या करें? विरूपक बल अपना हटा लें, तो आप सभी जानते हो ये जो लंबाई इसकी बढ़ी थी ये पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगी। रबर ही तो है, तो पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त किया। तो किस गुण के कारण प्राप्त किया? क्या सभी वस्तुओं में गुण पाया जाता है? सब में नहीं पाया। जैसे गीली मिट्टी है, अब गीली मिट्टी का मतलब ऐसी मिट्टी मत सपोज करना जो बह रहा हो। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप आराम से जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जो गीली मिट्टी होती है, उस पर आप हाथ से क्या कर दिए? प्रेस कर दी, या फिर मान लो पैर रखकर चले गए, तो क्या पुनः वो अपनी स्थिति में आ जाएगी? मोम होता है, मोम है, मोम पर आप बल लगाओ, बात समझ में आ रही है, और दबा दो, फिर अपनी स्थिति में आ जाएगी। उस वस्तु को बोलते हैं प्लास्टिक वस्तु। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इलास्टिक बोलते हैं, उसको प्लास्टिक बोलते हैं, हिंदी में उसको सुघट्ट बोलते हैं, और इसको प्रत्यास्थ बोलते हैं। तो आपको कुल मिला के प्रत्यास्थता का गुण समझना है बेटा। तो वह गुण, मैंने इसी गुण की तो बात की थी,
वह गुण जिसके कारण उस वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करता है। तो जिन वस्तुओं में ये गुण होगा, बात समझ में आ रही है, वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। कोई डाउट? अच्छा, कैसे प्राप्त करती हैं? असल में इसके विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, एफ डैश, और उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जो क्या करता है, इस वस्तु को उसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। बात समझ में आ रही है? अब चलो, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, आपको प्रत्यास्था समझ में आया? ये वस्तु का गुण है। कौन सा गुण है? जिसके कारण से अगर उससे हम लोग विरूपक बल हटा लें, उस वस्तु पर आरोपित विरूपक बल हटा लें, तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर। ये बात हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा इनर्शिया। जड़त्व तो क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसकी जो अवस्था है वो उसी स्थिति में बना रहना चाहता है। अगर उसमें परिवर्तन करोगे तो उसका विरोध करेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? खड़े हो जाओ। अरे तुमको डांस वांस नहीं करवाएंगे। फैन बंद करना, उधर वाला। हाँ बंद करो, बंद करो। तो हमारा वाला बंद कर दिया। चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं। अभी भी देखो ये चल रहा है, आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे। अच्छा कोई बात नहीं है, तभी तो देखो वो भी चल रहा है, चल रहा है ना। आप उसको कोई एनर्जी दे रहे हो, कोई करंट दे रहे हो? नहीं। क्यों चल रहा है? वो विरोध कर रहा है, वो गतिमान था ना। और आप क्या कर रहे हो? उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, विराम में लाने का प्रयास कर रहे हो। तो वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो कहता नहीं हम गतिमान ही बने रहेंगे। लेकिन कब तक बने रहेगा भाई? एनर्जी नहीं दोगे, कुछ टाइम बाद तो रुकेगा ही। तो ये चीज सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही हो गया। ऑन कर दो ऐसे। अरे दोनों बंद कर दिया। चलो बैठो। और एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं बेटा। आप लोग बचपन में खूब ज्यादा आम खाए होंगे, अभी भी खाते हो, लेकिन आप तोड़ कर नहीं खाते होंगे। अभी चढ़ जाते पेड़ ओढ़ पे? अच्छा हाँ मान लो भैया, एक बहुत पुराना आम का पेड़ है, ऐसा सब कुछ करना। और बचपन वाली ड्राइंग है ये, पत्ते भी बनाना है। ये बहुत बड़ा आम है। अरे अब होता नहीं है तब भी ऐसा रहने दो। आम का नाम आम है। चलो बेटा ध्यान दो, कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है उस पर फोकस करो। आम तो लग रहा है यार, क्यों इतना हंस रहे हो सब लोग? आप पेड़ पर चढ़ते थे और इसको पकड़ लेते थे, बात समझ में आ रही है? और जोर से पकड़ के हिलाते थे, आगे पीछे कराते थे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी तो आपने गर्दन पकड़ ली है, वो आपके हाथ में है। आपका हाथ गतिमान है तो वो भी गतिमान रहेगा। क्लियर है? लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है ना। ये पहले विराम में था, तो कहता नहीं हम विराम में थे तो विराम में ही रहेंगे। तो जब आप इस डाल को इधर की ओर खींचते हो, तो मान लीजिए यहाँ पर था, आप डाल को इधर खींच ले तो वही बना रहना चाहता है, इसलिए उधर की ओर ऐसे झुक जाता है, ऐसे आता है। बात समझ में आ रही है? फिर आप जब तक ये यहाँ पहुँच पाता है आप उधर की ओर कर देते हो, फिर ये यही बना रहना चाहता है। तो इन दोनों के चक्कर में ये हो जाता है भैया ब्रेक, और आम हो जाता है, आम गिर जाता है। बात समझ में आई? तो ये विराम का जड़त्व था बेटा, वो गति का जड़त्व था। इन दोनों समझ। कुल मिला के आप जड़त्व से ये समझ पाए कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। बात समझ में आई? प्रत्यास्था भी समझ गए, जड़त्व भी समझ गए। अब आप समझना बेटा, देखो मीडियम में तरंग कैसे चल रही है। यहाँ पर मैंने कहा किसी भी माध्यम में तरंग संचरण के लिए जरूरी क्या होता है? दो गुण। एक प्रत्यास्थ होना चाहिए वो माध्यम, और दूसरा उसमें जड़त्व का गुण होना चाहिए। तुम्ही से पूछ रहा हूँ। हाँ तो देखो पानी में दोनों है। कैसे? ध्यान से समझना। जब आप इस पर पत्थर फेंके तो वहाँ जिस स्थान पे आप पत्थर फेंकोगे थोड़ी दूर में गड्ढा हो जाएगा, वहाँ का पानी हट जाएगा ना। पानी हट गया, पानी पहले शांत था, समतल था, जिस तरीके से था, उसकी स्थिति में आप परिवर्तन कर दिए, उसका रूप क्या किए? बदल दिए ना, रूप बदल दिए। तो फिर वो पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रत्यास्था के गुण के कारण पहले तो पानी हट गया बाहर, इसी पेज पर समझा दे रहे हैं, ध्यान देना बेटा। कहाँ गया भाई? इसी पे आना। आप यहाँ पर ऐसे पत्थर फेंक दिए तो पानी सब यहाँ से क्या हुआ बेटा? बाहर की ओर चला गया, चला जाएगा, हट गया पानी। अब प्रत्यास्था के गुण के कारण बल तो हटा लिए ना आप,
जब आप पत्थर फेंके थे तब बल लगा था, हट गया था, बल तो अब हट गया, विरूपक बल हट गया, तो अब क्या होगा, पानी फिर अपनी स्थिति में आने का प्रयत्न करेगा। इधर से चारों ओर से पानी इसमें आने लगेगा और इस गड्ढे में भरने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आ रही? अब मान लो गड्ढा अभी भर गया, अब तब भी पानी आता रहेगा थोड़ी देर तक। किस गुण के कारण? जड़त्व के कारण। पानी तो एक बार गतिमान हो गया ना, गतिमान था, भले ही गड्ढा यहाँ पे पूरा भर गया, पूरा पानी एकदम समतल हो गया, फिर भी कुछ देर तक पानी उधर से इधर से आते रहेंगे, क्योंकि वो लोग क्या हो गए थे, गतिमान, और वो चाहते हैं कि हम गति की अवस्था में बने रहें। लेकिन कब तक बने रहेंगे? एक समय थोड़ा सा तल उठने लगेगा, फिर वो वहां पर क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन फिर प्रत्यास्थता के गुण के कारण उसकी स्थिति में तो फिर चेंज हो गया ना, तल एकदम समतल था, अब तल उठ गया है, थोड़ा सा पानी आता था चारों ओर से तो उठ गया, तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण फिर वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी नीचे आने का प्रयास करेगा, तो फिर पानी ऐसे इधर की ओर बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ऐसे ऐसे बार बार रिपीट होगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा बेटा कि ऐसे ऐसे आपको उर्मिकाएं देखने को मिलेंगी ये, और तरंग ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। एनर्जी जो होगी इसकी बेटा, वो अपने पास वाले कण को ऐसे ऐसे ट्रांसफर करती जाएगी। बात समझ में आ रही है? अपने अपने पास वाले कण को क्या करती जाएगी? ट्रांसफर करती जाएगी। एनर्जी और संवेग दोनों, बात समझ में आ रही है? जो भी पड़ोसी जल के कण होंगे उन सबको ऐसे देते जाएंगे, और ऊर्जा जो है यहाँ पर ऐसे पहुँचती जाएगी। ऊर्जा और संवेग ये ऐसे ट्रांसफर करेंगे, ये चलेंगे। लेकिन जो पानी के कण होंगे वो अपने ही स्थान पर क्या करेंगे बेटा? ऐसे। बात समझ में आ रही है? अपने ही स्थान पर ऐसे 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 ऊपर नीचे कंपन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। तरंग समझ में आया? तरंग क्या है? डिस्टर्बेंस है। किसी भी माध्यम या फिर निर्वात में क्या है बेटा? डिस्टर्बेंस। कौन सा डिस्टर्बेंस है? जिसके कारण से ऊर्जा और संवेग उस माध्यम में चलेगा, संचरित करेगा, संचरित होगा। लेकिन एक शर्त है, माध्यम के कण संचरित नहीं होंगे। उसको पता करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर? ठीक। अब समझना, हमको जरूरत है टाइप ऑफ वेव पढ़ने की, हमको काम लगेगा इसमें। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है, अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो उसकी प्रकृति क्या है? अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? बात समझ में आ रही है? और हाइगेंस यही गलती करते थे, वो व्यतिकरण विवर्तन तक पूरा प्रूफ कराते चले गए वो अनुदैर्ध्य मानते हुए। अब बाद में पता चला कि अनुप्रस्थ है। कब पता चला? एक ध्रुवण बेटा घटना होता है प्रकाश में, वो प्रूफ ही, उसकी व्याख्या ही नहीं कर पा रहे थे तरंग सिद्धांत से, फंस गए वहां पर। बाद में सब लोगों ने बताया कि नहीं, अनुप्रस्थ तरंग होता है, फिर व्याख्या हो गई। बात समझ में आ रही है? तो टाइप ऑफ वेव समझना बहुत जरूरी है, और 12th के स्टूडेंट को मैं जनरली देखता हूँ सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होता क्या है। अगर पढ़ा दो तो पढ़ ले जाएंगे, अगर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़े हैं पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट तक आफ्टर 12th भी उनके मन में बना रहेगा कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ है क्या, ये कौन सी तरंग है, प्रकाश पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेव मीन्स तरंग, और इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग दो आधार पर बांटेंगे। पहला, बोलेंगे माध्यम की आवश्यकता के आधार पर इसके हिसाब से बांटेंगे। और एक बांटेंगे हम लोग बेटा कणों के कंपन। अब तो सारे शब्द का मतलब पता है ना, कोई दिक्कत तो होती नहीं होगी। कणों के कंपन के
कंपन की दिशा के आधार पर। हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है, बोलो, कोई प्रॉब्लम, बोलो। भाई का लतिया है वो, या तो कोई बात हो तो तुरंत बताया करो। चलो ध्यान देना यहाँ पे बेटा, माध्यम की आवश्यकता के अनुसार पर तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो वो तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और एक तो वो तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत, ये बाद में पता चला कि कुछ तरंगें ऐसे भी हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमको सब आता है, ठीक है ना, एक साथ सब पढ़ेंगे। चलो दोनों यहाँ पे समझा दे रहे हैं। पहला बेटा आप इसको बोलेंगे पहले प्रत्यास्थ पढ़ लो, प्रत्यास्थ, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा यांत्रिक। यांत्रिक तरंग, इंग्लिश में भी लिख लो, इलास्टिक, या फिर इसको बोलेंगे मैकेनिकल। वेव्स, इलास्टिक या फिर मैकेनिकल वेव्स। बात समझ में आ रही? ये कौन सी तरंगें होती हैं? तो हम बोलेंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में अभी सब लिखते चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोथी नहीं भरना है, बस आपको समझना है ना। चलो बेटा समझना, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात समझ में आ रही? हम मैकेनिकल वेव उनको बोलेंगे या फिर इलास्टिक वेव उनको बोलेंगे जिनको चलने के लिए या जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल भी जानिए, ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए आप बोलेंगे ध्वनि तरंगे, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, ये निर्वात में नहीं चल सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, यानी वहाँ पर वायु के कण भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर वहाँ पर दो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, सपोज करिएगा, तो बातचीत कैसे करेंगे? बात करेंगे सुनाई नहीं देगा, जब वो बोलेंगे तो ऐसे है ना, तो वो कहेगा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसे बोलेगा। तो कैसे बातचीत करते हैं? तो विशेष प्रकार के यंत्र का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले। अब ये दूसरा तरंग वही है, क्योंकि उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देख रहे हो टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, बात समझ में आ रही है? बहुत दूर से बोल देते हैं, हो जाता है आराम, माध्यम की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? समझिएगा बेटा। तो ये बात समझ में आ गई। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? मैकेनिकल वेव यानी कि इलास्टिक। प्रत्यास्थ, माध्यम में ही तो प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, याद रखना वहीं से, माध्यम की जरूरत है तो प्रत्यास्थ तरंगे होंगी। अच्छा और भी तरंगे हैं, जैसे स्प्रिंग, यहाँ पे लिख लो ऐसे, स्प्रिंग तरंगे, रस्सी की तरंगे, ऐसे बहुत सारे। बात समझ में आ रही है? अभी समझाता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आई कि मैकेनिकल वेव क्या होती है? ओके। चलो यहीं पे दूसरा वाला देख लेते हैं। आप बोलेंगे अप्रत्यास्थ, बातचीत मत करो बेटा। क्या बोलेंगे?
अप्रत्यास्थ, या फिर इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको भी लिख लो, इनइलास्टिक, या फिर इसको बोलेंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ध्यान देना बेटा, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसी नाम का आपका 8वां चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? तो ये वहाँ पर बढ़िया से पढ़ोगे पूरा। 8वां चैप्टर आपका यही है। ध्यान देना बेटा, ये क्या होता है, इतने में बात बन जाएगी ना। यहीं पे लिख लेना क्या, हाँ हाँ लिख दे रहा हूँ, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बस इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती मतलब माध्यम में नहीं चल सकते। कहने का मतलब ये है कि ये निर्वात में भी चल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। प्रकाश देखो निर्वात में भी चलता है, आप बोलते हो निर्वात में उसकी अधिकतम चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट, और माध्यम में भी चलता है, हवा है इसमें भी तो चलता है। बात समझ में आ रही है? तो इनके कहने का मतलब ये है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित होती है। इनके कहने का मतलब ये है, बात समझ में आ रही है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके कहने का मतलब क्या है, ये निर्वात में भी संचरित होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे आप बता सकते हो रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, ऐसे बहुत सारे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब आप पढ़ोगे बढ़िया से। अभी के लिए इतना लिख लो। इतना बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक, चलो आप ये समझना, ये और ये इसका है भाई। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगों को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बताओगे? कौन कौन से? प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, है ना? या फिर आप क्या बताओगे? यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, ध्वनि तरंगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल। बात समझ में आ रही है? दूसरा आपने क्या बताया? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ये निर्वात में भी चल सकता है। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चाल होता है निर्वात में वो अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये अप्रॉक्सीमेट। क्लियर? प्रकाश का ही नहीं, जितने हैं सबका। क्लियर? इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो अब हम देखते हैं कणों के कंपन की दिशा के आधार पर तरंग कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलेंगे पहला, ये दूसरा था बेटा, ध्यान देना। ट्रांसवर्स वेव means
अरे हाँ, इसको क्या बोलेंगे बेटा? तो आप बताओगे अनुप्रस्थ। तरंगे ये क्या होती हैं? तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इसमें जो माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा होगी बेटा, तरंग संचरण के लंबवत होगी। तरंग संचरण के, देखो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य मैंने कई बार आपको बताया है कि आप वहां से रिलेट करके पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अनुप्रस्थ का मतलब लंबाई के लंबवत, अनुदैर्ध्य का मतलब लंबाई के अनुदिश। तो जब माध्यम के कण जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है उसको आप लंबाई मान लेना, उसके लंबवत दिशा में कंपन करें तो कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ। जब माध्यम के कण जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है उसी दिशा में कंपन करें तो कौन सी तरंग होगी? तो बस यहां पर लिखना है समझाते हुए, कण समझना बेटा, कण तरंग संचरण की दिशा लंबवत कंपन करते हैं। बताओ ये बात समझ में आ रही? जो कण होंगे बेटा, कण का मतलब माध्यम के कण, माध्यम के कण इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ये बात समझ में आ रही? अभी फिगर से भी समझा रहा हूँ इसको, अभी के लिए इतना जान दो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो आप बताएंगे सर जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंगे, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ये आपको दिख रही हैं सब, सबकी सब क्या हैं? अनुप्रस्थ। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ये बात आप याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर लिख लेना सभी EMW। EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये समझ जाना। ये सब के सब क्या हो गए? अनुप्रस्थ। अच्छा दूसरा, तो आप बोलेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल। वेव्स, इसका मतलब अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे, यहाँ तक बात क्लियर है? अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? वही चीज लिखोगे, कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं, यानी उसी की दिशा में कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अनुदिश का मतलब समझना भैया, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों के शहर में। यहाँ पे जो माध्यम का कण होगा बेटा वो तरंग संचरण के अनुदिश, कण जो होगा तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करता है। कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत सारे। सबसे पहले आप ध्वनि ले लो, ध्वनि तरंगे, बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल ले लीजिए, स्प्रिंग, बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग को मान लो ऐसे आगे पीछे खींचते हो, अभी समझा रहा हूँ, फिगर बना के समझाऊंगा। ध्वनि तरंगे ऐसे लिख लेना, स्प्रिंग तरंगे, बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे हैं, ये हो गए। तो अब बताओ बेटा आपको तरंग समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं इसको थोड़ा सा सजा दूं ताकि सुंदर लगे। हाँ, आप लोग भी ऐसे बना लेना।
चलो भैया, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया EMW, अनुदैर्ध्य तरंग है। ये बेटा आपका अनुप्रस्थ। क्लियर है? इसको एक बार आप फिगर से समझिए, यही बगल में बना दे रहा हूँ, इसके लिए भी और इसके लिए भी छोटा छोटा फिगर। चलो ध्यान देना बेटा, इसके लिए फिगर जो होगा, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, अनुप्रस्थ तरंग। सबसे आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक रस्सी आप ले लीजिए, एक यहाँ पे बांध लीजिए, सपोज करिएगा हुक लगा हुआ है और आपने यहाँ पर रस्सी बांध ली। अब एक हाथ से पकड़ के क्या कर रहे हो आप, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा। यहां पर मैं आपको समझाऊं कि कैसे गति कर रहा है तरंग और कैसे संचरण, कैसे वो माध्यम के कण गति कर रहे हैं, यानी कंपन कर रहे हैं। ये सारी चीज आप समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मान लीजिए एक आपने पॉइंट, एक माध्यम का कण ले लिया, वो किस प्रकार से कंपन कर रहा है, ध्यान से समझना। ये आपने कण लिया है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो दिशा ऊपर नीचे आप देख रहे हो बेटा, ये कंपन करने की दिशा है। किसकी है? ऐसे लिख दे रहे हैं कंपन, समझ में आ जाएगा? ऊपर नीचे ऐसे कंपन कर रहे हैं। अच्छा, तरंग संचरण की दिशा क्या है? तो आप समझना, आप बोलेंगे तरंग संचरण की दिशा ये है, इस दिशा में तरंग ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है। तरंग संचरण की दिशा, ध्यान से समझना बेटा। अब देखो, तरंग तो उधर की दिशा में संचरित हो रहा है और माध्यम के कण ऐसे ऊपर नीचे। और इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आप घर पे जाना, एक जगह पे रस्सी बांधना और कोई भी चीज आपके पास कलरफुल चाक वगैरह होगा, जो भी, आप एक जगह निशान लगा देना, एक या दो जगह निशान लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर निशान लगा है तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप ध्यान से देखना, ये ऊपर नीचे उसी स्थान पर होगा, आगे इधर उधर नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऊपर नीचे उसी स्थान पर होगा। तो ये तो हो गया कंपन करने की दिशा। और तरंग आगे ऐसे बढ़ेगी। जब आप यहाँ से करोगे तो ये विक्षोभ वहां पहुंचा ना, तो वहां पहुंचने का मतलब तरंग की संचरण की दिशा क्या हुई उधर। आप देख पा रहे हो कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है कि नहीं है? तो अगर ऐसा है तो हम कौन सा वेव बोलेंगे इसको? तो रस्सी की तरंग भी किस में आ गई अगर इस तरह की है? अनुप्रस्थ। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों में जो ये आपको दिख रहा है, ये और ये है ना, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? और आप बोल दो ऐसे, श्रृंग। और जो नीचे एकदम विस्थापन हुआ है ना, ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन जहां पर हुआ है बेटा, उस बिंदु को तो क्रेस्ट बोल दिए, श्रृंग बोल दिए। और नीचे की ओर माध्यम के कण का जो अधिकतम विस्थापन होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे गया है, उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि गर्त, इसको क्या बोलते हैं? गर्त। यहां तक बात समझ में आ गई? एक चीज याद रखना, आगे तो हम परिभाषा पढ़ाएंगे रिलेटेड,
लेकिन अभी के लिए समझ लो दो क्रमागत ट्रफ या फिर दो क्रमागत क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग बेटा बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? यानी कि तरंग दैर्घ्य। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपको यहाँ पे बना के समझाऊं, ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। दो क्रमागत याद रखना, यानी एक के बाद दूसरा लगातार। तो एक ये हो गया ट्रफ और एक ये हो गया। इन दोनों के बीच की जो ये जो दूरी है बेटा आपको दिख रही है, यही वेवलेंथ होगी। ये आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना? ऐसे ही बता दे रहे हैं। चलो ये हो गया। अब आप समझ लीजिए अनुदैर्घ्य तरंगे इसी प्रकार से कैसे उसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। सीधी सी बात है, आप एक ले लीजिएगा स्प्रिंग। क्या लीजिएगा बेटा? ऐसे ये इस प्रकार से मान लीजिए। ऐसे कैसे हो गया? ध्यान देना, आप देख पा रहे हो इसके जो छल्ले हैं कहीं कहीं पे बहुत समीप हैं और कहीं कहीं पे दूर हैं। कैसे हुआ? ध्यान देना। ऐसे आप स्प्रिंग को पकड़ना और पकड़ने के बाद में उधर की ओर थोड़ा सा, इधर उधर की ओर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या किए थे? ऊपर नीचे हिलाए थे। और यहाँ पर क्या करोगे? इधर उधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिए, थोड़ा सा ऐसे करना है, फिर आप देखोगे इसी प्रकार से वेव आगे बढ़ेगा उधर की ओर। बात समझ में आ रही है? तो बेटा जो जहाँ पे पास पास हैं उनको हम लोग बोलते हैं संपीड़न। जैसे यहाँ पर अधिकतम विस्थापन ऊपर की ओर था, क्रेस्ट बोल दिए, स्प्रिंग बोल दिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं संपीड़न, यानी कि कंप्रेशन। बात समझ में आ रही? और ये जहां पर दूर दूर पर हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा ठीक है, रे रिफ्लेक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं विरलन। क्या बोलेंगे? रे रिफ्लेक्शन यानी कि विरलन। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका विरलन। तो इसको विरलन बोलेंगे और इसको संपीड़न। तो जैसे इसमें स्ट्रिंग और क्रस्ट है, दो क्रमागत स्ट्रिंगों के बीच की दूरी हो गया वेवलेंथ, या फिर दो क्रमागत ट्रफ यानी कि गर्त के बीच की दूरी हो गया वेवलेंथ। ऐसे इसमें दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी वेवलेंथ होगी। देखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, ये देखो दो विरलन के बीच की हो गई दूरी, इसको वेवलेंथ बोल देंगे। या फिर दो संपीड़न क्रमागत, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ, लैम्डा हो जाएगी। इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझना। अभी के लिए हमको समझाना है कि कैसे इसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश गति करते हैं। तो यहाँ पर समझना है ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए इसका माध्य स्थिति है। क्या है बेटा? यहाँ पर मीन पोजीशन ये था, ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो रहा होगा, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है, कंपन कर रहा है। तो यहाँ पर आप सपोज करना कि ये क्या है? इसका माध्य स्थिति है कण का, यहाँ कहीं भी हो। अब ये कण इधर की ओर गति कर रहा है और इधर की ओर। आप लोग सरल आवर्त गति पढ़े होंगे, वही हो रहा है। ये इसका मेन पोजीशन है बेटा। अब जो कण है इधर उधर ऐसे ऐसे गति कर रहा है और तरंग किधर की ओर संचरित हो रहा है? उधर की ओर ही तरंग को भी संचरित हो रहा है, यानी एक कंपन है। क्या है बेटा? ये। और इधर की ओर ही क्या है? तरंग संचरण की दिशा। बताओ, यहां तक बात समझ में आई?
नहीं आई होगी तो बोलना बेटा, दोबारा समझाऊंगा। देखो यहाँ पर जो कण कंपन कर रहे हैं बेटा, माध्यम के कण, वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसी के अनुदिश कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अनुदैर्ध्य कह सकते हो, लंबाई के अनुदिश। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर माध्यम के जो कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, अनुप्रस्थ। बेटा आपको तरंग के प्रकार एकदम क्लियर समझ में आए कि नहीं, इतना एकदम। कोई टॉपिक जो बचा हो, जो आपको डाउट लग रहा हो, वो पूछ लो यहाँ पे। नहीं, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी पूरा। तो अगर यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर है, तो अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, तरंग से रिलेटेड कुछ परिभाषा पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट।